अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। सानिया क्वेटा ने एक बार कौम को मुत्तहद तो कर दिया, लेकिन फिर इख्तलाफात शुरू हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान एक मैच पड़ा। फिर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म साहब खुद उनको मनाने के लिए गए। क्वेटा में पीपल्स पार्टी के लीडर जब गए तो उन्होंने वहाँ पर खूब गज़ल पढ़ी, जो कि आज चौधरी निसार अली खान ने जवाब गज़ल भी कह दी। ये हमारे इत्तेहाद की अलामात हैं, ये हमारा कौमी इत्तेहाद है कि इतने बड़े ख़तरे के सामने हम क्या कर रहे हैं। लेकिन 6 घंटे अस्करी और सियासी क़यादत भी इकट्ठे बैठे रहे और ज़ाहिर है टेररिज्म को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से नेशनल प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद करना है, ये पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, स्ट्रेट मैं आपसे बात करूँगा। गुज़श्ता रोज़ और उससे एक रोज़ पहले 2 दिन मसलसल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनकी टीम और दूसरी तरफ से फ़ौजी क़यादत बैठी रही। क्या आपको अहवाल मिला? देखें जी, फ़ौजी क़यादत और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, कल तो इनकी बड़ी खिंचाई हुई, आज का तो मुझे पता नहीं है जी। कल का परसों पहली मीटिंग तो बड़ी, अब मैं लफ्ज़ पार्लिमानी इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप समझें कि बड़े जोड़ो कराटे हुए इनके साथ। नहीं, खिंचाई का क्या मतलब, किसने खिंचाई की? खिंचाई की फौज ने अचकज़ई के बयान पे खिंचाई की कि भाई हमारे जो केसेस आपको जाते हैं आप उसको हमें भेजते नहीं हैं, हमें कोई आप मॉरल सपोर्ट नहीं दे रहे, कोई फाइनेंशियल मामलात बड़े पेचीदा हैं, कोई अम्ब्रेला नहीं दे रहे और आउटपुट कोई नहीं आ रहा। जो आउटपुट कोई नहीं आ रहा उसमें हम दोनों शरीक हैं और एक ऐसी साजिश हो रही है। फौज इतनी ना समझ तो नहीं है ना कि वो अचकज़ई को समझे ना कि अचकज़ई किस चैनल से बोल रहे हैं। नहीं, वो एक बयान था, ये साजिश कैसे बन गई? देखें, बयान जो था फजलुर रहमान साहब का और मौलवी क्या नाम है उनका, शेरानी साहब का और महमूद साहब अचकज़ई साहब का, ये सारे सेट पैटर्न पे थे और सेट पैटर्न पे हैं और इस चीज़ों का फैसला भी कोई लंबी चौड़ी दिन की बात नहीं है जी, कि अगर इनकी एक्सटेंशन होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर के तरफ से और कोई एक तीसरा हल निकल रहा है जिसके कि मुझे अभी शकूक हैं, और अगर कोई अमली तौर पर खबर है आपके पास, आप उसको शक में डाल रहे हैं, लेकिन यकीन जाने में अभी भी शकूक तो अपनी जगह पे जाहिर है आखिरी वक्त तक जब तक कुछ नहीं होता, बट एक्सटेंशन या तीसरा हल, ये आप जनरल राहिल शरीफ साहब के बारे में कह रहे, वो क्या है? कोई तीसरा हल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह राहिल शरीफ साहब के कहने के बाद कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और इस तरह की कोई एक्सटेंशन की सूरत हाल बनती है तो खुद फौज के लिए भी सोचने का मुकाम होगा। तो एक्सटेंशन नहीं होगी? मैं ये नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ 8-10 दिन में ये सारे फैसले हो जाए। और तीसरा हल क्या कह? देखिए ना, 8-10 दिन में जब मैं कहता हूँ फैसले हो जाने कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने गालिबन उनकी रिटायरमेंट है 8 नवंबर को, इनकी 28 या 29 को चेंज ऑफ कमांड। सो चेंज ऑफ कमांड से पहले ये दोनों पोस्टों की जो ऐलान है वो जाहिर है अगले महीने में होना होगा, उससे ज्यादा देर तो नहीं हो सकता। सो पाकिस्तान में बड़ा क्रूशल टाइम है और इस क्रूशल टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे ऑप्शन जो है अंडर डिस्कशन है। फैसला किस पे होता है, अमल दरामद किस पे होता है, नतीजा किसका निकलता है, ये चंद दिनों में पता लगा। नहीं, बड़ा सोच के आप बात कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, कुछ आप कहना भी चाह रहे हैं और कह नहीं रहे। बड़ा सेंसिटिव मसला है, बड़ा सेंसिटिव मसला है। इंटरनेशनल हालात हैं, चाइना कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कंडीशन है, गवर्नमेंट का फेलियर है, MNAs की अदम दिलचस्पी है, गवर्नेंस नहीं है और सारे मुल्क में एक ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। ये सारा आउटकम जो है वो ज्यादा से ज्यादा, मैं देखे ना, कल कोई बात हो जाए तो लोग कहेंगे जनाब अली वो तो शेख रशीद ये कहता था। नहीं, मैं तो उस नुक्ते पे बात कर रहा हूं जिसको आप बड़े एहतियात से बयान कर रहे हैं कि एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते। आपने कहा कोई तीसरा हल, दरमियानी रास्ता भी निकाला जा रहा है, वो क्या है?
देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं ना सरकार के साथ हूँ ना फौजियों से। नहीं, जाहिर है आप एक अच्छे बाखबर हैं, आपके राब्ते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, कुछ हमें भी बताएं ना। ये तीसरा अभी हल तो क्या सारी है? चीजें हवा में है जी, मसलन क्या हवा में? सारी ऑप्शंस हवा में, ऑप्शन एक्सटेंशन है हवा क्या? में है। बाद में देखेंगे ना कि ऑन ग्राउंड पे क्या होता है, बट ऑप्शन हैं क्या? देखें अभी तक तो आर्मी ये सारे और लोग कह रहे हैं ना कि सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पे है, कोई पेज पे नहीं है, 11वें सफ़े पे है। और जिस किस्म की मीटिंग हुई है पहले दिन, मेरा ख्याल है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है सिविलियन गवर्नमेंट की। और अमली तौर पर सिविलियन गवर्नमेंट के पास ना कुछ है, ना वो डिलीवर कर सकते हैं, ना उनकी सोच है, ना उनका विजन है। वो तो कहते हैं अल्लाह रसूल का वास्ता है, हमें टाइम पूरा करने दो। दूसरे दिन इजलास हुआ, यानी गुज़श्ता रोज, उसमें आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि 6 घंटे वजीर आजम के साथ गुजारे। उसमें DGC थे, आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। DGCT थे, आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। DGMO थे, DGMI थे। अगर 6 घंटे वजीर आजम के साथ गुजारे गए तो कुछ तो हम आहंगी पैदा हुई होगी। देखें फौज जो वहां आई है वो अपनी पहले मीटिंग करके आई है, ज़ाहिर तैयारी से गए हैं ऑब्वियसली। देखें पहली मीटिंग के बाद उन्होंने GHQ में अदारों ने मीटिंग की है, उन्होंने ब्रीफ करने के लिए मीटिंग की है। क्या नवाज शरीफ इनको हाथ पकड़ाता है या वैसे हवाई फायर ही जारी रखता है? क्योंकि वो तो कहता है कि आगे मेरे पास कुछ नहीं है, अब वजारत उज़्मा ही लेनी है आपने, तो वो तो मैं देने के लिए तैयार। आप खुद भी तो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है, फिर एक मुंतखब हुकूमत के पास आप भी फखर से कह रहे हैं कुछ नहीं। फखर की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है कि नवाज शरीफ में वो टैलेंट्स ही नहीं है, नवाज शरीफ में वो सलाहियत ही नहीं है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इतनी तप्पड़ गवर्नमेंट है, इतनी थकी हुई गवर्नमेंट है, इतनी अनडिलीवर गवर्नमेंट है, इतनी अनगवर्नेंस गवर्नमेंट है कि इसमें किसी का कद ही नहीं बढ़ रहा। और अफसोसनाक है, ऐसी थकी हुई हुकूमत है कि अपोजिशन भी मुनाफिक है, आधी अपोजिशन बेईमान है। चले मैं अपोजिशन पे आता हूं। पहले ये जो चीजें हैं, जो मैं फिर कहूंगा आपसे बेहतर कौन जानता होगा, कोई हम आहंगी दूसरे दिन इतने बड़े इजलास में 6 घंटे की कन्वर्सेशन में फिर भी कोई हम आहंगी एक पेज पे नहीं आए? मेरा नहीं ख्याल अगर कोई और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसा वाकया हो जाए। अभी तक तो फौज की सोचों में और सिविलियन गवर्नमेंट की सोचों में बहुत फर्क है। किस इशू पे? सारे इशू पे। इकॉनमी तक को चैलेंज है। देखें इकॉनमी तक ये कह रहे हैं कि हमने जनाब 4000 पॉइंट के 40,000 पॉइंट को टच कर स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जनाब अगले साल से कैसे आपने मामलात करने, और रिजर्व बहुत सारे शो होते हैं, रिजर्व तो है। वो आगे वो कह रहे हैं जनाब अली कि हमारे जो मामलात हैं गवर्नेंस के हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स के हैं, मामलात के हैं, सिविलियन सपोर्ट के हैं, वो उनको नहीं मिल रही। तो फिर क्या होना? कुछ नहीं होना। ये जो 6 घंटे एक दिन मुलाकात हुई, उससे पहले भी मुलाकात हुई, पंजाब के हवाले से क्या चीजें टेक? पंजाब में भी वो करेंगे जी, कोई लिहाज नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाबी का गवर्नमेंट का फौज पे असर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब की फौज है, सिंध में जाती है, बलूचिस्तान में जाती है, KPK में जाती है, पंजाब में नहीं जाती। और फौज में इस बात को सीरियसली लिया गया है। देखो ना, ये छोटू गैंग शैंग, इनकी तो कोई हैसियत और औकात नहीं है। असल तो है कि जो दहशतगर्द और जो मजहबी बैन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में जिनके बेसिस हैं, हाइड आउट हैं, उन पे हाथ डाला जाए, वो डालेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि छोटे सूबे ये शिकायत कर रहे हैं कि बाकी हर आम लोग भी बातें करते हैं जी, पठान बात करता है, मैं सूबे की बात नहीं करता कि गवर्नमेंट लेवल पे बात होती होगी। हाँ, पठान, छोटे सूबे जब हम कहते हैं हम लोगों की बात, लोगों की बात, मैं खुद भी जब छोटे सूबों की बात करता हूं, मैं छोटे सूबों के अवाम की बात। सो पठान कह रहे हैं, सिंधी कह रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने कही कि 28-29 नवंबर की, फिर साथ साथ उसके ये चीज भी है कि 21वीं तरमीम के तहत फौजी अदालतें कायम हुई थी जनवरी में, वो भी खत्म हो रही हैं। देखें जी, फौजी अदालतों को दोबारा रेनोवेट यानी उसको रिन्यू करना ये आसान काम नहीं होगा, और ये एक्सपोज हो जाएगी ये गवर्नमेंट। सो वो उसका एक ऐसा हल तलाश कर रहे हैं, क्योंकि फौज के पास भी बहुत सारे लोग हैं, वो किधर लेके जाएंगे? अदालतें सजा नहीं दे रही, जो सीरियस तरीन केस हैं वो अदालतों से बरी हो रहे हैं। फिर अगर कोई गलत बात होती है, मारवाए कानून या मारवाए अदालत बात होती है, तो आप सारे चैनल चीखते हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाई विटनेस ही नहीं गुजर रही किसी टेररिस्ट के खिलाफ। जिस मुल्क में टेररिस्ट के खिलाफ विटनेस ना गुजरे तो आम अदालतों में तो सजा नहीं हो सकता।
नहीं तो फिर हल क्या निकलेगा शेख साहब? देखे ना, पाकिस्तान मैं प्रोटेक्शन आपको एक्ट, यकीन दिलाता हूं कि ये पाकिस्तान, ये 7-8 दिनों में वाजे हो जाएगा कि कोई हल निकलना है या नहीं निकलना है। यानी आज है फ्राइडे, अगले फ्राइडे आप कहते हैं कि कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी। हालात कैसे आ रहे हैं? शक्ल बन जाएगी, और 8 दिन दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हल निकल आएगा, शक्ल एक बन डायरेक्शन, जाएगी, एक सिमत का तयन हो एक जाएगा, सिमत का तयन हो जाएगा कि क्या होना है और कैसे होना है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका तयन हो जाएगा। शेख साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इन्होंने छोटे सूबों के हवाले से बात की, बट जो बयानात आए वो भी छोटे सूबों के लीडर्स की तरफ से आए, जिनकी तरफ शेख साहब ने पहले इशारा किया। जरा इस नुक्ते पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, अच्छा हुआ, एक तो आपको हम मुबारक भी दे दें कि आपको आज जलसे की इजाज़त मिल गई। पिंडी इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही थी, आपको अदालतों की तरफ जाना पड़ा। ये ऑप्शन तो अदालत की तरफ जाने वाला और भी कौमी अमूर की तरफ ले जाया जा सकता है, फिर ये तहरीकें, लॉन्ग मार्च, हड़तालें, ये क्यों? देखें जी, ये हम 40 सालों से कर रहे हैं। 13 अगस्त की पंजाब गवर्नमेंट की जो कैबिनेट का फैसला है उसको भी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को भी कोई रीज़न नहीं था, उन्होंने मुस्तरद कर दिया अबादुर रहमान साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने साथ हदायत भी किया है कि शेख रशीद की भी सिक्योरिटी करो और जलसे की भी सिक्योरिटी करो। हमारे पड़ोस आके देखें, थानों पे हमले किए इन लोगों ने, नून वालों ने। कोई कानून है जी? मैं इस प्रोग्राम से शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कानून है आपका? ये कानून है SHO को जाके थाने में मारें और बंदे उठा के ले जाएं? आप सिंध की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की, यहां दहशतगर्दी लगनी चाहिए थी, थाने के अंदर जाके SHO को मारा है। और क्योंकि यहां वो दिफा नहीं कर सकते, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता कि किस हालत में बाज लोग थे वहां पे। ये इस्लामाबाद के आंखों के नीचे न्यू टाउन थाने में हो रहा है। और हमारा जनाब अली जलसा जो है वो बड़ी माजरत के साथ, मैंने तो आज कहा कि अगर ये तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम गए इलेक्शन कमीशन में, प्राचा साहब हम जाने लगे हैं सोमवार वाले दिन स्पीकर के। हमने तो बड़े बड़े वकीलों को देखा तो हमने कहा चले इधर जाएं, हम भी स्पीकर की तरफ जा रहे हैं, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ। यानी आप खुद जनाब अवामी मुस्लिम लीग, जनाब शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग रेफरेंस पेश करेंगे मंडे को, मंडे को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस, वही जो PTI ने जो गवर्नमेंट ने रेफरेंस, गवर्नमेंट ने इमरान खान के खिलाफ किया है, हम रेफरेंस देने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो हमने इलेक्शन कमीशन में दिया है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन कह दे जी पहले उधर जाओ और नया काम तो खराब। आप क्या प्ली ले रहे हैं? वही प्ली जो गवर्नमेंट ने लिया इमरान खान के खिलाफ? देखिए, हमने तो इमरान खान के खिलाफ तो नहीं जा रहे जी, ये तो बड़ी नहीं, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स के जी ऑफशोर अकाउंट्स हैं उनके पास, अकाउंट्स हैं उनके, एसेट्स डिक्लेयर नहीं है उनके, और बहुत सारे मामलात हैं, सारे हम विद प्रूफ जा रहे हैं कि इलेक्शन की जो उन्होंने एसेट्स दिए हैं वो क्या है और एक्चुअली जो मामलात हैं वो क्या है। हम 13 अगस्त के हवाले से आपकी रैली की बात कर रहे हैं, आपको इजाज़त मिल गई, लेकिन आप तो इमरान खान के दोस्त हैं, उनके साथ कंटेनर पे खड़े होते हैं। आपकी रैली 13 अगस्त को है, पंजाब हुकूमत को तो आपने इल्ज़ाम दे दिया, लेकिन आपके अपने दोस्त भी आप एक ही शहर में रैली निकाल के इस्लामाबाद जा रहे हैं। इकट्ठा नहीं हो सकता था ये प्रोग्राम? हो सकता था, बहरहाल होता है ना, हमारी तो पहली अनाउंस थी, आपकी तो हर साल होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, अब आप इसमें लड़ाए नहीं। नहीं, मैं नहीं लड़ा रहा, जो चीजें नजर आ रही है मैं उन पे बात भी ना करूं। नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो आते जरूर आ जाते, लेकिन अगर हो भी गया तो कोई बात। यानी आप माइंड नहीं कर रहे चीज को? ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमरान ने अगर ऐसा किया तो कोई बात, हम अपने 10 बजे इंशाल्लाह। यानी आप खुले दिल का मुजाहरा तो कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से आप भी तो महसूस कर रहे हैं ना। अच्छा, आपने अपोजिशन की बातें हो रही इकट्ठा होने की, आपने मेरे ही प्रोग्राम में एक बार कहा था कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान को इकट्ठा बिठाएंगे, वो एक ख्वाब ही रहा, फिर वो कोई पेशरफ्त ना हो सकी। बिलावल की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इमरान खान की तरफ से तफजात थे।
आपकी तजवीज पे या बिलावल के साथ बैठने पे? मेरी तजवीज। नहीं, वो क्या वजह, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? इमरान खान को से पूछें, मुनासिब नहीं है कि यहाँ मैंने उनको ये बात की बाबर रहमान की शादी में, मैंने कहा भी ये सारा सेटल है और सारे पार्टी लीडर तैयार है मिल बैठने को, लेकिन खान साहब की रिजर्वेशन थी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। नहीं, वो ठीक है, रिजर्वेशन आ गई, रिजर्वेशन ना होती तो इकट्ठे बैठ चुके होते ना। बट मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या मसाइल क्या हैं, ग्राउंड मुनासिब नहीं है ना, बस मैंने आपसे अर्ज कर दिया राजा साहब के इमरान खान नहीं तैयार हुआ। वो जाती तौर पे नहीं तैयार हो रहे या उनके साथी उन्हें इजाजत नहीं दे रहे? जाती भी और साथी भी मुझे नहीं पता, मैं तो इमरान खान की हद तक हूँ, साथियों से तो मेरा इतना कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान से मैंने ये बात की थी 1 to 1, सो उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो फिर मैं अब 14 को कर रहा हूँ जलसा कराची में और 14 अगस्त को, यानी कल आप इधर रावलपिंडी में हैं? कल रावलपिंडी में करूंगा, 14 को कराची में करूंगा, 20 को फैसलाबाद में करूंगा। ये आपने भी राब्ता मुहिम आगाज की है? देखिए, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, लोगों का इशारा है कि मैं पार्टी तो पार्टी है, अब मैं पार्टी को बेहतर करूंगा। ऐसे ही ऐसे अवामी मुस्लिम लीग का वो वक्त आ गया कि इसको सारे शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाए और सियासत में हलचल का भी वक्त है। जो होना है, जब होना है, जैसे होना है, उसमें मेरा ख्याल है हमने अपनी पार्टी को वसाइल ना होने की वजह से हमने इसको नहीं आगे ले जा सके। लेकिन अब हम फैसलाबाद भी करेंगे, कराची भी करेंगे, लाहौर, मुल्तान जलसे करेंगे इन्हीं दिनों में। अपोजिशन की बात हो रही है, आप भी जाहिर है उस बड़ी अपोजिशन का हिस्सा हैं। ठीक है, इमरान खान बिलावर भुट्टो के साथ नहीं बैठ रहे, बट ये जो पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार अली के खान के दरमियान मसला चलता रहता है, अभी भी आपने देखा है असेंबली के इजलास में, हु इज राइट, सही कौन है? देखें, मैं तो अचकजई के बारे में चौधरी निसार ने जो बयान दिया, सारे मार्क्स मैं चौधरी निसार को देता हूं। वो आपने कह भी दिया था उस दिन कि चौधरी निसार ने, बाकी पीपल्स पार्टी और आसफ जरदारी और चौधरी निसार की आपस में टख टुख लगी रहती है, जोडो कराटे लगे रहते हैं। और ज़ाहिर है ये लड़ाई आसफ जरदारी तो खुद नहीं लड़ता, तो फिर वो एतजाज़ एहसन और खुर्शीद शाह के ज़रिए लड़ता है। लेकिन सच कौन है ये तो लोगों ने फैसला करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम कोई अगर ये कह रहा है कि ये चौधरी निसार अपने ताई कर रहा है तो वो अकल का अंधा है। दोनों तरफ नवाज शरीफ कर रहा है। महमूद अचकजई का बयान भी विद द सपोर्ट ऑफ नवाज शरीफ है, चौधरी निसार का बयान भी विद द सपोर्ट ऑफ नवाज शरीफ है। ये फिलॉसफी नहीं है कि एक बयान को उनका अपना वजीर तरदीद कर रहा है, उनकी मुजम्मत कर रहा है और वो भी नवाज शरीफ के कहने पे जो कर रहा है। बिजनेसमैन सियासतदान होता है इसी तरह करते हैं। पैजा, रुक जा। शेख साहब, ये मुझे तो हैरानी हो रही है। फिर वो खुर्शीद शाह साहब तो यही बात कल क्वेटा में कर रहे थे कि नवाज शरीफ के बारे में भी मशकूक हैं कि वो चौधरी निसार को कह देते हैं कि बयान दो, हमें मनाने, उसको पता है किसको किस जगह इस्तेमाल करना है। और जब एतजाज एहसन ने उसके खिलाफ इतनी खौफनाक तकरीर की, मेरा ख्याल है मैं होता ना जी उस दिन रिजाइन दे देता। ये आप जॉइंट सेशन वाली बात कर रहे हैं, जब एतजाज एहसन ने चौधरी निसार अली खान के खिलाफ तकरीर की, वो बैठे भी थे, अच्छी तकरीर थी। उठी अब गलत बात छोड़ दें, लेकिन उन्होंने रिट्रीट किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, वो भी नहीं की। इसका मतलब है नवाज शरीफ के कह में है ना। तो फिर नवाज शरीफ तो नहीं कह रहा ना कि तुम बयान दिया करो लोग, अगर वो मना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहना चाहते हैं दिन की मीटिंग की इतनी तलखी, तुर्शी और सख्ती और इतनी फुल डोज थी कि नवाज शरीफ को खुद एजेंसियों की तारीफ करने और निसार को चौधरी निसार के जरिए एतजाज एहसन की किट लगाने और मौलाना फजलुर रहमान और शेरानी के खिलाफ चुटकी लेने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। नेशनल एक्शन प्लान पर यकीनन अमल दरामद करना वजारत दाखिला का काम है, वजीर दाखिला का काम है। अपोजिशन कह रही है, प्रिसाइजली पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि जी चौधरी निसार अली खान नहीं गए क्वेटा। वो कहते हैं या डरते हैं या कुछ दाल में काला है। वो बड़ा अजीब ही मूड का आदमी है। डरना शरना क्या होता है, वो बड़ा अजीब ही शय है। ना जाए तो ना जाए। कई दफा प्राइम मिनिस्टर की जब मैं हमारी कैबिनेट में भी होता था तो वो कैबिनेट में भी नहीं आता था। सो कोई इतना 24 आवर ओरिएंटेड पॉलिटिशियन नहीं है वो। और कल देखें ना, इसहाक डार की शक्ल देखें, नवाज शरीफ साहब की देखें और
चौधरी निसार साहब की देखें, जब वजीर आजम साहब ने खिताब किया और निसार ने खिताब किया, तीनों चेहरे डिफरेंट थे। वो लाइटर मूड में रहता है कि आपको ख्वाजा आसिफ पीछे बैठे नहीं नजर आया? वो तो ऐसे ही है, थका हुआ, रिंग पिस्टन बैठे हुए, उसका क्या चेहरा है? वो भी कोई चेहरा है? चेहरों की बात कर रहा हूँ, नहीं मोरों की बात नहीं, वो भी बैठे थे ना साहब। बैठे होंगे ऐसे ही, नहीं मैराथन रेस में कई लोग बैठे होते। आपने कहा कि चौधरी निसार अजीब मूड के आदमी है, तबीयत के आदमी है। वो इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एक मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला की बात हो रही है। मैं वो वजीर दाखिला को समझ के कह रहा हूँ कि वो अपनी सोच का खुद आदमी है। सो वो किसी के ना नीचे लगा हुआ है और अपने फैसले खुद भी करने की सोच रखता है, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं समझता हूँ इस वक्त तक चौधरी निसार को अपने सियासी डिसीजन ले लेने चाहिए। नौकरी करना क्या है जी, वजारत तो मिल ही जाती है, मालशियों को मिल जाती है, बड़े बड़े लोग। आपने एक बार पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी निसार कुछ हिम्मत करें, आज कह रहे हैं कि वो सियासत में वक्त होता है, सियासी फैसले, क्या फैसले आप बाहर आता नवाज शरीफ से जी, चौधरी निसार आके अपना यानी वजारत को छोड़ देते, ग्रुप लॉन्च करता है, मुस्लिम लीग को छोड़ देते। ओहो, मुस्लिम लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक भी तो बन सकता है ना, मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग भी तो है ना, मुस्लिम लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक। अलग पार्टी हैं आप, वो फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं है ना, आपकी अपनी पार्टी सर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इनिशिएटिव लेते तो माहौल अच्छा था। अब खत्म हो गया यानी? मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ टाइम एक होता है। लीडरशिप के बारे में अगर ये साबित हो जाए कि वो ऐसी ठुस्सी है, तो फिर ठुस्सी बस तकरीर नहीं कर सकता है, फिर कोई डिसीजन लेने की पोजीशन जो ना, बोल्ड डिसीजन, हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन, लीडरशिप क्वालिटी डिसीजन, बाज़ लोगों में वो वज़फ़ नहीं होता, वो सलाहियतें नहीं होती कि वो एज ए फ्यूचर डिसीजन ले सकें, फिर उसी तनख्वाह पे काम कर देते हैं। वज़ीर दाखिला था जी, वज़ीर पेट्रोलियम था जी, तो फिर ठीक है, खुश रहो, सदा मज़े करो। चले ब्रेक का वक्त हुआ है, नादरीन ब्रेक लेते हैं। शेख साहब आज मूड में दिखाई दे रहे हैं, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये जो मैं इंटरप्रोवेंशल बात कर रहा था, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पाकिस्तान के अंदर छोटे सूबों की अभी आपने खुद भी बात की, फिर आपने कहा वहाँ के लोग भी एक शिकायत रखते हैं कि हर वक्त हमारे ऊपर गद्दार का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम आइन की भी बात करें, अचकज़ई साहब की उस दिन की स्पीच थी, फिर शाम को हमारी अपनी एंकर आसमा शिराजी के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा जी कि जो आइन के ताबे समझेगा मैं उसको सलूट मारूंगा, जो आइन से मावरा समझेगा मैं उसको अच्छा नहीं समझूंगा। ये आइन, ये सब ड्रामेबाजी है, ये इसकी सब ड्रामेबाजियां हैं। उन पे सीरियस किस्म के एलिगेशन है, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं उनको ये इल्ज़ाम लगा चुका हूँ और मेरे खिलाफ वो केस करे, मैं प्रूव करूंगा कि वो इन्फ्लुएंस एजेंट है पाकिस्तान दुश्मन। वो तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा चुके हैं, कईयों ने कसम खाई होती है। लोगों ने, ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ, ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठे कुरान उठाए। कलाशनकोफ यहाँ से निकली थी, झूठे कुरान शरीफ उठाए 3 DSPओं ने, और मुझे 7 साल कैद बामशक्कत हुई। क्या बात करते हैं आईनी लोग, कुरान उठा के। हैदर अली शेख मर गए, मेयर थे हमारे, उसने कहा जी इनसे कुरान उठाओ, उन्होंने कुरान उठा लिया। ऐसा जो इस अदालत में मुझे 7 साल कैद हो गई, वो कुरान की वजह से नहीं हुई। लेकिन आप किन लोगों की बात करते हैं आइन, जिनके मकसद जो साजियों, जिन्होंने गैर मुल्की माल खाया, वो गंडा सिंह भी बन जाते हैं, वो मौलवी भी बन जाते हैं, वो रहबर भी बन जाते हैं, वो पादरी भी बन जाते हैं। मैं एक ब्रॉडर फिनोमिनन की बात कर रहा हूँ। मसलन ANP पख्तूनख्वा में है, आपको मालूम है क्या बात की जाती है। अचकज़ई की पार्टी पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी बलूचिस्तान में आपको मालूम है क्या बात की जाती है। सिंधी जो जमातें, उनके बारे में भी बातें की जाती हैं। सिंधी जमात, इवन मौलाना फजल रहमान के हवाले से उस दिन अकरम खान दुरानी को कहना पड़ा असेंबली में कि जी उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। किन्हें गद्दार कहा? मौलाना फजल रहमान को। पता नहीं, मैंने फजल रहमान को कभी गद्दार नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि फजल रहमान पटड़ी से उतरे हुए, चढ़ आएंगे अगले स्टेशन पे। फिर अगर कोई स्टेशन, अगर इंजन जोरदार हुआ तो हमारे साथ होंगे, अगर इंजन जोरदार नहीं हुआ तो फिर वो उनकी स्ट्रेटजी और उनकी सियासत ठीक है। ये लोग हालात और वाकयात को देख के चलते हैं। फजल रहमान को तो किसी ने गद्दार नहीं बट मैं उस नजरिए की बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अगर सोच मकरू मफलूज
आसेब ज़दा, इन्फ्लुएंस एजेंट, पड़ोसियों का इंटरेस्ट वॉच करने वाले और मुल्क के इंटरेस्ट को पसे पुश डालना हो तो वो गद्दारी होता है। जो भी करे वो गद्दारी के यानी MQM देखे ना, आपके साथ काबीना में थी, पहले मुस्लिम लीग नवाज के साथ थी। MQM को कभी गद्दार नहीं कहूंगा। उस पे रॉ के एजेंट के इल्जामात लग रहे हैं आपके वो रॉ के एजेंट लगे हैं, उनको अंदर होना चाहिए। MQM बतौर जमात जो है उसमें बहुत बड़ा पैट्रियट वर्कर भी है, और जो रॉ के एजेंट हैं MQM को इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है अपने अंजाम। वो तो खुद अल्ताफ हुसैन का कह रहे हैं। अब पढ़ते होंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं अपनी तरफ से। वो तो टॉप लीडरशिप का कहते हैं कि वो रॉ से पैसे लेती है। जिसने गाजर खाई है जी उसको फकी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, उसको माजून दी जाएगी, जोरदार फकी दी जाएगी। तो फिर अगर MQM रॉ की एजेंट नहीं है, आप कह भी रहे हैं कि आपने कभी नहीं कहा, तो मैं बतौर जमात उसको नहीं समझता। और जो मैं बात कहता हूं वो दोहराता हूं कि जो उसमें रॉ का इन्फ्लुएंस आदमी है उसको उठा के बाहर फेंका जाए। फिर वो जो शिकायत करते हैं, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गुज़श्ता रोज भी राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे बंदों को पकड़ा जा रहा है, वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। उनकी शिकायतों में कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, अल्लाह को जान देनी है। मेरा मतलब बाज लोग हैं टारगेट किलर, भत्ताखोर, बाज लोग हैं इंडियन एजेंट, बाज लोग हैं जो टारगेट किलिंग और पैसे बना के बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। लेकिन इस बात में भी जो MQM कहती है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इसमें भी वजन है। तो इसका हल क्या है? वो जो मैं रोज टीवी पे कहता हूँ कि सारे बंदे जितने टारगेट किलर हैं, इंडियन एजेंट हैं, उनको बाहर निकाले MQM और एक साफ और शफाफ पार्टी बने, और ये बत्ताखोरों को और चाइना कटर्स को उठा के दफन कर दें। MQM एक पार्टी है, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है जी। और देखें ना, MQM के अंदर से एक ग्रुप निकला है, पाक सरजमीन पार्टी। आप उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जिस तरह यूनिट्स उनके साथ मिलते जा रहे हैं, जिस तरह छोटे छोटे यूनिट्स उनके साथ मिलते जा रहे हैं, लेकिन MQM वर्सेस MQM जो है, एक महाजर को महाजर अगर अपनी आप को आ रहा है खिदमत के जज्बे के साथ, तो ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन ये कहना कि आप MQM की सियासत ही ख़त्म कर देंगे और उनको दिवाई, ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि गद्दार कहा गया, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा पैमरा को एक ख़त लिखा और उन्होंने अपने ख़त में कहा कि मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली को गद्दार कहना गलत है, वो तो आइन के ताबे बैठ के काम कर रहे हैं। अब मैं पैमरा पे को कहूँगा तो आ गई उनको मुझसे शिकायत है, आ गई चैनलों पे मेरे नाम पे। वो स्पीकर ने खत लिखा है, और स्पीकर भी बादशाह स्पीकर है ना, ये कोई मैं क्या अर्ज करूँ, स्पीकर है, अल्लाह ने उसको स्पीकर बना दिया है। लेकिन अगर ये आप समझते हैं कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन है तो ये आपको बड़ी गलतफहमी होगी। ये हल्का 123 का मेंबर है जिसने अनकरीब दोबारा जाना है वहाँ, दोबारा सियासत के हालात क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। नहीं, 122 से तो वो दूसरी बार जीत के आए हैं और सही जीत के आए हैं। अब तो एस्टेब्लिश हुआ ना कि इलेक्शन जीत के आए। सही बात है, मैं तो मानता हूँ कि जीत के आए, मैं ये नहीं कहता नहीं जीता क्या। लेकिन उनका जो मुखालिफ है वो कहता है कि जनाब अली कितने हज़ार वोटों को मुंतकिल किया गया। एक ऑर्गेनाइज पार्टी है PMLN धांधली करने के लिए, ये आम किस्म की नहीं है कि रेगमाल लगाती है, ये पूरा सोडा कास्टिक डाल के धांधली करने वाली पार्टी है। और मैं खुद एक इलेक्शन इनसे आ रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज धांधली की, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था, मामलात नहीं थे कि हम इनके खिलाफ जाते हैं। हम लाशें घर लेकर आए और लाशों की तस्वीरें सजाई और मातम कदा और हमारे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन हम बजाय शोर शराबा डालने के हमने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमारे साथ हुआ है, लेकिन अगले तौर पे हमने बेहतर किया। ये जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हो, आप खुद भी जानते हैं, अभी आप चौधरी निसार अली खान के बारे में कह रहे थे कि जी वो निकल आते, लेकिन जो असेंबली की मैं फिर बात करूंगा, अगर वजीर आजम बैठे हैं, अपोजिशन वाले मिल रहे हैं, वजीर आजम आए तो शाह साहब खुद जाके मिले, फिर ये तकारीर टोपी ड्रामा है। इस असेंबली की इज्जत इसलिए भी नहीं बढ़ सकी कि हमारी अपोजिशन भी 2 नंबर की थी। अगर इस असेंबली में जेन्युइन अपोजिशन होती, जेन्युइन लोग हुकूमत के खिलाफ होते, मुनाफिक ना होते, मफाद परस्त ना होते, अपने फायदे उठाने वाले ना होते, अपने काम निकलवाने वाले ना होते, एहतसाब के डरे ना होते, नैब के खौफजदा लोग ना होते, तो आप यकीन जाने कि इस मुल्क में जमहूरियत कायम हो जाती। नहीं,
मैं जो फिर बात करूंगा, 70-80 इंसान मारे गए कोयटा में, हमारे ऐवान में फिर इख्तलाफ शुरू हुआ और किसने किया? खुद एक हुकूमती वजीर ने। यानी अगर चौधरी निसार अली खान दूसरी तकरीर नहीं करते, चौधरी निसार ने बहुत सारे लोगों की बात की तर्जमानी की है। अचकजई काबिले नफरत है, सारा पाकिस्तान उससे नफरत की निगाह से देखता है। एक आदमी उठ के नौजुबिल्ला कल ऐसी बात करे तो आप कहें जनाब अली अपोजिशन ना करे, तो फिर ये सरकार कहां जाती जी? अगर एजेंसियों और अदारों को सरकार ने डिफेंड नहीं करना तो शेख रशीद तो टीवी पे पहले कर ही रहा है। पार्लियामेंट में तो मेरा स्पीकर ऑन नहीं करता स्पीकर, फिर मुझे बाहर जाके बोलना पड़ता है। अगर स्पीकर मुझे असेंबली के अंदर बात करने दे, मेरा स्पीकर माइक ऑफ ना करे, तो मैं बाहर जाके खामखा अपने आप को क्यों उसमें पंगा लूं वहां जाके? द रीजन इज कि स्पीकर अलाउ नहीं करता। स्पीकर जो है उसको इज्जत इसलिए नहीं मिल सकी कि वो कार्बन कापी है नवाज शरीफ की पार्टी की, इंडिपेंडेंट स्पीकर नहीं है। अब कल स्पीकर कहेगा, मैं खुदा को हल्फ दे के कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट स्पीकर नहीं है। जमहूरियत के लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट स्पीकर हो और सच्ची अपोजिशन हो। हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, आपकी हुकूमत रही है, आज इनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की रही है, हुकूमती बेंचेस मामलात को ठंडा करते हैं, लोगों को काम करते हैं, ना कि प्रोवोकेट करें। निसार ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, और एक दिन मेरे बात की है, उसी दिन करनी चाहिए थी। जिस दिन उसने कहा है मैंने उसी दिन कोयटा से बयान जारी किया। बाकी मुस्लिम लीग नून को तो साफ सूंघा हुआ है, आज 2 दफा कोरम पूरा नहीं हुआ। देखिए ना, 2 दफा कोरम पूरा नहीं हुआ आज। तो ये नाराजगी समझे, हम क्या करें? बजट के दिनों में तो था प्रॉब्लम, आप क्या बड़ा अफसोस है। बजट जब से मैंने होश संभाला है, मेरी जिंदगी का पहला बजट है जिसमें फिनांस मिनिस्टर के दौरान, तकरीर के दौरान कोरम पूरा नहीं था। इस तरह ही शरीफ लोग अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब हमें। तो इससे क्या हुकूमत को खतरा है? कुछ भी खतरा किसी वक्त भी हो सकता है। अभी नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहता, हुकूमत तो है ही खतरे में, हर वक्त खतरे में है। देखें, अगर हुकूमत आगे लेटी हुई है और भी लेट जाती है बिल्कुल ही, और क्या लेटे? मैं क्या आप खुद ही बात कर रहे हैं, मतलब है इससे भी ज्यादा लेट जाती है कि बस मुझे रहने दो, दर्शनी प्राइम मिनिस्टर उधर है जी, और संभाल लो सब कुछ, मामलात को ठीक करो। अपना तो उनसे हो कुछ नहीं रहा जी। देखें ना, जिस तो हुकूमत ने, शेख साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आप यानी इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, हुकूमत का काम है मामला संभालना या किसी और को कहना? तो क्या करें बताएं? अब जमहूरियत को खुडे लाइन लगा दें? जिस हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है कि 2 महीने लंदन बैठी रही है, उसको फिक्र नहीं थी, मुल्क तो चलता रहा। हर वीकेंड को मरी चले जाते हैं। कभी आपने देखा कि ट्रैफिक का क्या हाल होता है मरी? क्योंकि उनको कहते हैं उनको फिक्र कोई नहीं। ये गुंगे, बहरे, लंगड़े, लूले, ज़हनी मफलूज, 2 नंबर की अपोजिशन, बेईमान सोचों के से हमागीर हम आशना लोग, तो फिर हमें कोई दयानतदार प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मिलेगा, पनामा लीग वाला ही मिलेगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे रूबरू थे। बड़ी अंडरलाइन बात की उन्होंने कि अगले 2 हफ्ते इस मुल्क की जो सियासत है या इस मुल्क का जो हुक्मरानी का एक तरीक़ाकार है, वो 2 हफ्ते में कोई ना कोई सिमत का तयन हो जाएगा। अपने मेज़बान शौकत पिराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।